हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या जाना? लास्ट लेक्चर में हमने पास्कल्स लॉ को पढ़ा, पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन को समझा जो कि हाइड्रोलिक लिफ्ट था। कैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट हमने बनाई, कैसे हमको हाइड्रोलिक लिफ्ट के बनने के बाद हमारे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए, हम कम वजन से ज़्यादा वजन उठाने में सक्षम हो गए। क्लियर बात है। चलिए, हमने वेरिएशन ऑफ प्रेशर के बारे में भी जान लिया है कि कैसे डेप्थ के साथ वेरी करता है और कैसे हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमारा प्रेशर सेम रहता है। ठीक है, हमने पास्कल्स पैराडॉक्स की भी बात करी जिसको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी बोला जाता है, जिसमें आप समझे कि भैया अगर वेट ऑफ द लिक्विड देखा जाए तो वेट ऑफ द लिक्विड अलग हो रहा था कंटेनर में, कंटेनर अलग अलग लिए थे हमने, और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स था उसकी वैल्यू अलग अलग हो रही थी। ठीक है ना, हमने जाना रीजन क्या है, क्वेश्चन सॉल्व किए और अपने कंसेप्ट को क्या किया, एकदम तगड़ा किया। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम एक्सेलरेटेड फ्लूइड के बारे में कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर आपको एक्सेलरेटेड फ्लूइड में कैसा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस कंसेप्ट से जो हमें ऑलरेडी पढ़ा है, जिसको हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है ना, हमने अभी तक बात की थी किसकी? व्हाट डू वी नो? वी नो अबाउट फ्लूइड स्टैटिक्स। वी नो अबाउट फ्लूइड स्टैटिक्स, हाँ कि ना? हाँ सर, हम जानते हैं, है ना। ऐसा कंटेनर हमारे पास हुआ करता था जिसमें फ्लूइड क्या होता था भाई? स्टैटिक कंडीशन में हुआ करता था, है ना। हमने क्या बनाया था? हमने इसमें एक सिलेंडर बनाया हुआ था, है ना, जिसकी मदद से हम किसी पी पॉइंट पर, किसी ए पॉइंट पर सॉरी, क्या निकालते थे? प्रेशर निकालते थे। भाई मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट है, इस पर प्रेशर लग रहा है पी, ये पॉइंट है ना। हमने इस पर प्रेशर पी निकाला था। हम जानते थे कि यहाँ पर लग रहा है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी एटीएम, है ना, और इस सिलेंडर का एरिया हमने क्या लिया? क्रॉस सेक्शनल ए, तो पी एटीएम इंटू ए इंटू पी इंटू ए। ठीक है ना, और हमने ये बोला कि भाई इस पर लग रहा है mg वेट इसका खुद का। तो हमने सब कुछ बैलेंस किया और जाना कि भाई अगर हम p की वैल्यू निकालें तो p की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? तो हमने बोला था p की वैल्यू आपके पास आएगी पी नॉट प्लस रो जी एच, जिसमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है? रो है, h क्या है? h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, हाँ सर। चलिए भाई, तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर था किस पॉइंट पे? इस पॉइंट ए पर जहां पर आप निकालना चाहते थे। क्लियर बात है? हाँ सर। अच्छा, फिर हमने दूसरी बात करी। हमने दूसरी बात क्या की कि मान लीजिए अगर हम यहां पर एक पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ले लें जिसका प्रेशर है P1, एक पॉइंट ले लें यहां पर जिसका प्रेशर है P2, और ये बोल दें कि ये दोनों पॉइंट क्या है? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। क्या है भाई? ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं। तो बताइए P1 और P2 के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो आपने बोला कि सर P1 भी हम निकाल सकते हैं किस तरीके से? P नॉट प्लस रो जी एच से निकाल सकते हैं अगर इस पॉइंट की हाइट या डेप्थ मैं बोलूँ वाटर सरफेस से h है तो, और ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है P80m। ठीक है ना, जिसको मैं P नॉट बोल दे रहा हूँ भाई, कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, P80m को मैं क्या बोल दे रहा हूँ? P नॉट भी बोल दे रहा हूँ। कई जगह बुक्स में बताते हैं कि P80m को P नॉट बोल देते हैं, ATM लिखने में थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए इसको P नॉट लिख दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये P1 हो गया। अच्छा, मैंने बोला आप P2 निकाल कर बताओ, तो आपने बोला सर P2 भी जो हमने वैल्यू निकाली है वो भी P नॉट प्लस रो जी एच आ रही है। इसका मतलब ये हुआ सर कि P1 क्या है? P2 के बराबर है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं क्या? हाँ। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आएगी। किसी भी पॉइंट पर आप वाटर में किसी भी पॉइंट पर या लिक्विड में किसी भी पॉइंट पर किसी भी डेप्थ पर आप क्या निकाल सकते हो? प्रेशर निकाल सकते हो। ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। अगर आप सिर्फ रो जी एच बताओगे तो वो एक्सेस प्रेशर होगा। ठीक है ना, गेज प्रेशर होगा। ठीक है, हाँ सर, समझ में आया। अच्छा, ये समझने के बाद अब हमने थोड़ा और दिमाग लगाया। हमने बोला कि फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या जरूरी है कि एक वेसल अपनी स्टेशनरी कंडीशन में रहे? मतलब यहां पर एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है दोनों ही कंटेनर के पास। ठीक है ना, तो ये फ्लूइड स्टैटिक की कंडीशन हो गई। मेरे को मजा नहीं आ रहा था, मैंने बोला यार एक कंडीशन मेरे दिमाग में और आ रही है, अगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूं तो आपको बताता हूं कि अगर मैं इस वेसल को किसी ए एक्सेलरेशन से मूव कराने लग जाऊं, चाहे वो एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में हो, चाहे पीछे की डायरेक्शन में हो, चाहे ऊपर की डायरेक्शन में हो, चाहे नीचे की डायरेक्शन में हो। क्या बोला मैंने? कि अगर मैं इस वेसल को एक्सेलरेशन दे दूं, एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में, सॉरी आगे की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में और पीछे की डायरेक्शन में, अगर ऐसे एक्सेलरेशन दे दूं किसको? वेसल को, तो फिर क्या वेरिएशन ऑफ प्रेशर होगा ये मुझे जानना था। ठीक है ना, तो पहले हम ये समझेंगे कि क्या अगर हम वेसल को एक्सेलरेशन दें तो वो फ्लूइड स्टैटिक का केस रहता भी है या नहीं रहता। ठीक, अच्छा सर, मुझे नहीं लगता कि अगर हम वेसल को एक्सेलरेशन दे देंगे तो फिर फ्लूइड स्टैटिक की कंडीशन रह जाएगी, क्योंकि फ्लूइड तो फिर क्या आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा, क्योंकि आपने वेसल को क्या दे दिया? एक्सेलरेशन दे दिया। मैंने कहा आप बोल तो बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वेसल था जिसमें मैंने वाटर को भरा
और उस वेसल को मैंने एक ट्रक में रख दिया, ट्रक के अंदर रख दिया, ठीक है ना, ओके, और बोल दिया भाई कि वो जो ट्रक है, चलिए बनाता हूं मैं ट्रक, ये ट्रक बना रहा हूं मैं, है ना। कैसा ट्रक बनाया सर आपने, डर गया मैं तो आपके ट्रक को देखकर। ये ट्रक है आपका एक ये पहिया और ये हमारा बेस, ठीक है ना। चलो, तो ये ट्रक जा रहा है भाई, है ना। मैंने बोला कि वो वेसल उठाकर लाओ भाई जिसमें पानी भरा हुआ था, पेश किया जाए उसे यहाँ पर, तो उसे यहाँ पर पेश कर दिया गया और यहाँ पर ऐसे रख दिया गया, ठीक। इसके अंदर मैंने वाटर भरा। बात ये है, बस इतनी सी बात समझना मेरी, कि अगर मान लो ये ट्रक मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना, ये ट्रक मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो मुझे बताओ कि क्या ये वेसल भी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही होगी? हाँ सर, मूव कर रही होगी। अच्छा, अगर ये वेसल 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही होगी तो क्या वाटर भी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होगा? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना। तो देखो, एक इंसान जो कि वेसल पे बैठा है, मैंने यहां पर एक बेस बनाया और बोला कि एक आदमी तुम यहां बैठो और यहां से ऑब्जर्व करो, ठीक है ना। तो उसने बोला, उससे मैंने पूछा कि यार तुम बताओ, क्या तुमको वेसल के रिस्पेक्ट में पानी मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है? तो इस इंसान ने बोला, नहीं, मुझे तो नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वेसल भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, पानी भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन है क्या? नहीं है बाबा, दोनों ही मोशन में है, तो दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पर है ना। अब ये भी वेसल पर इंसान बैठा हुआ है जो ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसको पानी वेसल के रिस्पेक्ट में मूव करता हुआ नहीं दिख रहा। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, समझ में आई। तो हम बोल सकते हैं क्या कि इस कंडीशन में फ्लूइड स्टैटिक्स लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ। चलो अच्छा, ये नहीं समझ में आया तो इतना समझो, इतना कठिन नहीं समझ में आया तो इतना समझो कि भाई जब वेसल मूव करेगा, ध्यान से सुनना बस, जब वेसल एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो भाई वेसल के अंदर जो भरा पानी है वो भी तो एक्सेलरेशन से मूव करेगा, उसके अंदर भी तो उतना ही मोशन आएगा। हाँ सर, तो जब दोनों ही बॉडी में और वाटर में, लिक्विड में सेम मोशन है, सेम अमाउंट ऑफ मोशन है, तो हम थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे नहीं है। हमको दिखेंगे वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पर है। तो ये भी क्या है? फ्लूइड स्टैटिक का ही केस है। आई बात समझ में? अच्छा सर, ठीक है सर, फ्लूइड स्टैटिक का केस है, समझ गए। तभी हमने बोला है कि अब हमको वेरिएशन ऑफ प्रेशर देखना है एक्सेलरेटेड फ्लूइड में, क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्लूइड जब किसी वेसल में होता है या कोई वेसल एक्सेलरेट की करती है तो हम बोल देते हैं कि वहां क्या लगने वाली है? फ्लूइड स्टैटिक्स की ही कंडीशन लगने वाली है। ठीक है बात? हाँ सर, समझ में आ गया। चलो, तो इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे कंसेप्ट पर चलते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, When fluid is accelerated in vertically upward direction। अब हम क्या करने वाले हैं भाई? हम अपने फ्लूइड को, हम अपनी वेसल को, वैसे तो बोलना चाहिए when फ्लूइड नहीं वेसल बोलेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, फ्लूइड वेसल में ही भरा हुआ है। When fluid is accelerated in vertically upward direction, तो यहां पर क्या हुआ? यहां हमने अपनी वेसल को पहले ही बोल दिया कि आपको कहां जाना है? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है। किस एक्सेलरेशन के साथ? ए एक्सेलरेशन के साथ। किस एक्सेलरेशन के साथ? ए एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, मैंने बोला ओके, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बात ये हो गई, हमने बोला कि ये जो वेसल है ना, इसमें h हाइट का पानी भरा है। कितने हाइट का? h हाइट का पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है भाई? बेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है रो, ठीक है ना। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है कितना? मान लो P0, ठीक है ना। PATM बोलता हूँ यार, वैसे तो मैं PATM लिख देता हूँ। और कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं लग रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर इस वेसल को ए एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कराया जाए तो बताओ बेस पर कितना प्रेशर आएगा? बेस पर कितना प्रेशर आएगा? इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ओ पॉइंट, नहीं ओ नहीं बोलता, इसको मैं बोलता हूं बी पॉइंट। पूछ रहा है बेस पर बताओ कितना प्रेशर आएगा जब मैं इसको एक्सेलरेट करा दूंगा। यार देखो, अभी आपको कुछ भी नहीं पता, अभी मुझे भी कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने क्या है, एलिवेटर वाले केसेस पढ़े, एलिवेटर वाले केसेस पढ़े हैं। उसमें जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो लिफ्ट को आप कैसा वो मानते हो, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेम मानते हो? आप उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम मानते हो कि नहीं? हाँ सर। तो आप जब एलिवेटर के केसेस को सॉल्व करते हो तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो आप एलिवेटर के क्वेश्चंस को ग्राउंड पर बैठकर सॉल्व करो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सारी चीजें देखो, या आप एलिवेटर के अंदर चले जाओ और एलिवेटर के अंदर जाके चीजों को देखो। हमने सूडो फोर्स पढ़ा था। सूडो फोर्स पढ़ा था कब? जब हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाकर मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो भाई एक बात बताओ, जब ये वेसल भागने लगा तो क्या ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और अगर मैं इस फ्रेम में जाकर बैठ जाऊं, तो मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं, और सारा मोशन ऑब्जर्व कर रहा हूं। हाँ सर, आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हैं। तो जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम आएगा तो क्या सूडो फोर्स का कंसेप्ट भी आएगा? बिल्कुल आएगा।
क्या ये क्वेश्चन बाहर से बैठकर भी सॉल्व हो सकता है कि अगर हम बाहर से किसी इंसान को बैठा दें और बोले आप मोशन को ऑब्जर्व करो, तो यहां से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हमने सूडो फोर्स इजाद ही इसलिए किया था कि हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज को कम करना चाहते थे, इसलिए हम जाकर कहां बैठते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठते हैं। तो यहां पर पहला पॉइंट जो मैं आपको याद दिला दूं वो बोल दूंगा कि वेसल इज एक्सेलरेटेड, वेसल इज एक्सेलरेटेड in upward direction, in upward direction, in upward direction, and hence it is end नहीं लिखते, hence it is a non-inertial frame, hence it is a non-inertial frame। आई बात समझ में? ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का काम आ गया यहां पर। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का काम आ गया, तो यहां पर हमारा एक कंसेप्ट आ गया काय का भैया, सूडो फोर्स का, सूडो फोर्स का। समझने की कोशिश करना, जब आप एलिवेटर में खड़े होते थे और एलिवेटर ऊपर जाता था तो आपका दिल कैसा होता था, आपको कैसा लगता था, शरीर में भारी भारी लगता था कि नहीं लगता था? ऐसा लगता था कि आपका वजन बढ़ गया है। याद करो, नॉर्मल रिएक्शन लगाते थे, वेइंग मशीन रखते थे, याद करो, ये सब किया है कि नहीं किया है? हाँ, तो वहां से मोटा मोटा कंसेप्ट अगर हम उठाकर देखें तो हमारे जी इफेक्टिव बढ़ जाता था, हाँ कि ना? जी इफेक्टिव क्या कर जाता था, बढ़ जाता था। ठीक है सर, यहां भी कुछ वैसा ही हो रहा है। यहां आपका वेसल क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। आपको क्या करना है, बस कैलकुलेट करना है कौन कौन से फोर्सेस इस पर लग रहे हैं। तो आओ कैलकुलेट करते हैं। तो पहले मैंने ये बोला, चुपचाप से इसका एक तो वेट नीचे की तरफ लगा दो mg, है ना, कोई बिना बहस के। ठीक है, दूसरी बात, PATM लग रहा है किस एरिया पे, पूरे बेस एरिया पे लग रहा है, जिसका एरिया कितना है, A। तो फोर्स कितना हो गया, PATM इंटू A। सिमिलरली नीचे से प्रेशर लगेगा, PB इंटू A। लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है ऊपर से फोर्स, एक लग रहा है नीचे से फोर्स, और एक लग रहा है क्या भैया, वेट लग रहा है। प्लस क्योंकि ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप एक सूडो फोर्स लगाओगे, जो क्या होगा, ma। दिस इज योर सूडो फोर्स। याद है कि भूल भाल गए सब हैं? याद है कि भूल भाल गए? दिस इज योर सूडो फोर्स, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, चलो, तो अगर हम देखें भैया इस वाटर पे, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, आप बोलोगे सर इस पे फोर्सेस लग रहे हैं, इस पे फोर्सेस लग रहे हैं ऊपर की तरफ। अच्छा, एक और बात, जब आप वेसल से इसको देख रहे हो तो आपको पानी कहीं मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। पानी आपको कहीं मूव करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको स्टैटिक कंडीशन में वाटर दिखाई दे रहा है, वैसे का वैसे ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप खुद वेसल पर बैठे हुए हो। ठीक है ना? तो हम ये बोल सकते हैं भाई कि नेट फोर्स इज जीरो, या ये बोल सकते हैं क्या कि PATM इंटू A नीचे की तरफ है, प्लस mg नीचे की तरफ है, प्लस ma नीचे की तरफ है, किसके बराबर होगा, ये PB इंटू A के बराबर होगा। अब देखो, यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ भी कोई कैपिटल A मिल जाता तो मजा आ जाती। देखते हैं, मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास को हम लिख सकते हैं रो इंटू वी, वी को आप लिख सकते हो रो इंटू ए इंटू एरिया इंटू हाइट कितनी है भाई, h। कुछ गलत कहा क्या मैंने? नहीं, इसको उठाओ, यहां पुट कर दो, तो ये हो जाएगा क्या, PATM इंटू ए, PATM इंटू ए, प्लस m की जगह क्या पुट करेंगे, रो AH इंटू जी, प्लस रो AH इंटू ए इज इक्वल टू PB इंटू ए, कैपिटल ए। ये कैपिटल ए, ये कैपिटल ए, ये कैपिटल ए, ये कैपिटल ए गया, क्या बचा, PATM प्लस रो GH प्लस रो AH इज इक्वल्स टू PB। ये बचा कि नहीं बचा? हाँ सर। ठीक है ना? तो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना है बेस पर प्रेशर कितना है। तो बेस पर प्रेशर आपको कितना दिख रहा है, ध्यान से देखो, बेस पर प्रेशर मुझे दिख रहा है सर, PB इज इक्वल्स टू PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी H प्लस ए, है ना, कॉमन निकाल लिया हमने, H सॉरी रो H G प्लस ए, रो H G प्लस ए। ठीक है, तो भाई हम पहले क्या निकाला करते थे, हम पहले निकाला करते थे
बेस पर प्रेशर जब हमारे वेसल के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था तब बेस पर प्रेशर कितना निकलता था, PATM प्लस रो जी एच, PATM प्लस रो जी एच निकलता था कि नहीं निकलता था। लेकिन अब यहाँ G की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है, G में क्या ऐड हो गया है, ये एक्सेलरेशन ऐड हो गया है, तो आपको बेस पर क्या महसूस होगा, भारीपन महसूस होगा, बेस पर आपको और ज्यादा प्रेशर फील होगा। जैसे एलिवेटर में जब आपका एलिवेटर ऊपर जाता था तो आपको अपना वजन ज्यादा फील होता था, आपका दिल भारी भारी हो जाता था, वही केस है। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि PB इज इक्वल्स टू PATM प्लस रो G इफेक्टिव इंटू H। ये जो G प्लस A है इसको आप क्या बोलते हो, रो G इफेक्टिव बोलते हो। ठीक है ना, चलिए ये आपको बुक्स में देखने को मिलेगा इसलिए मैंने बता दिया है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई है। ये कौन सा केस है, ये वाला केस है जिसमें हमारे वेसल में पानी भरा रहेगा और वेसल को हम एक्सेलरेट कर देंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। और कहां से मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, वेसल में बैठकर ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है इसलिए इस पर क्या लगेगा, एक सूडो फोर्स भी लगने वाला है। ठीक है ना, बाकी क्या वेट लगेगा, नीचे से एक प्रेशर लगेगा, ऊपर से एक प्रेशर लगने वाला है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, बैलेंस किया, आपके पास बेस पर लगने वाले प्रेशर की वैल्यू आ गई है। क्लियर है, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, तो इतना हमको समझ में आ गया कि अगर हम अपने वेसल को वर्टिकली अपवर्ड ले जाएंगे, एक्सेलरेट कराएंगे, तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो PATM प्लस इतना होने वाला है, जिसमें G की वैल्यू G इफेक्टिव होगी, G प्लस A होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है, व्हेन फ्लूइड इज एक्सेलरेटेड इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो फ्लूइड लिख रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं वेसल को एक्सेलरेट कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली वेसल एक्सेलरेट होगी। वेसल कहाँ एक्सेलरेट हो रही है अब, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। चलो वही सेम चीज हम अपना बंदा बैठा देंगे भाई ऑब्जर्व करने के लिए, कहाँ पर है ना, मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हम अपना आदमी बैठाएंगे सांबा जैसे ऊपर टेकरी पे, और ये वेसल पे ही है ना, तो ये वेसल पर ही बैठा हुआ है और मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। चलिए आइए भाई, फिर वही सवाल मेरा आपसे कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो भाई ये जो क्या बोलते हैं वाटर है, इस पर एक तो उसका खुद का वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ, साथ ही साथ ऊपर से एक्ट करेगा इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं बोलूं कि भाई इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बेस का क्या है, एरिया A है ना, A समझ जाना आप, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बेस पर बताओ, B पॉइंट पर बताओ कितना प्रेशर लग रहा होगा। तो मैंने बोला भैया B पॉइंट पर मान लो प्रेशर लग रहा होगा PB, है ना। अब क्योंकि mg फोर्स है, हमको फोर्स बनाना है सबको, तो भैया हमने PATM इंटू A कर दिया, PB इंटू A कर दिया, है ना, प्रेशर इंटू एरिया इज फोर्स। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आपने दिया है वेसल को वो नीचे की तरफ है। ये जो हमारा फ्रेम है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम बनता है, इसलिए इस पर क्या लगने वाला है, एक सूडो फोर्स लगने वाला है। किस डायरेक्शन में, A के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऊपर की तरफ इसमें क्या लगने वाला है, MA सूडो फोर्स। ठीक है, आई बात समझ में। इसके अलावा और कोई फोर्सेस नहीं सर, और कोई फोर्सेस नहीं है। मैं अगर अपने सांबा से पूछूंगा कि सांबा बताओ तुमको वाटर कैसा दिखाई दे रहा है वेसल के रिस्पेक्ट में, तो वो बोलेगा मुझे वेसल के रिस्पेक्ट में वाटर क्या दिखाई दे रहा है, स्टैटिक कंडीशन में ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी क्या है, फ्लूइड स्टैटिक की कंडीशन है। आई बात समझ में। हाँ सर, पानी रेस्ट पर है, तो पानी पर लगने वाले फोर्सेस क्या हो जाएंगे, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम फिर वही बात बोलेंगे कि भाई कौन कौन से फोर्सेस नीचे लग रहे हैं, PATM इंटू A प्लस mg PATM इंटू A प्लस mg, है ना, इज इक्वल टू PB इंटू A प्लस MA, है ना। यहां पर थोड़ी सी चीजें उल्टी हो गई, आओ देखते हैं। वही बात, m को आप क्या लिख सकते हो, m को हम लिख सकते हैं रो AH, अगर ये H हाइट तक पानी इसमें भरा हुआ था तो ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको रो AH लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो भाई, तो PATM इंटू A प्लस M की जगह रो AH इंटू G इज इक्वल्स टू PB इंटू A प्लस M की वैल्यू रो AH इंटू A। ठीक है, चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आओ क्या क्या कटेगा, A सर कटने की बात मत किया करो सर, बहुत बुरा लगता है सर। PATM प्लस रो GH प्लस PB प्लस रो AH। ठीक है, क्लियर है। चलो हमको चाहिए क्या, PB की वैल्यू चाहिए, तो लो भैया PB की वैल्यू आपके सामने लाकर रखते हैं। PATM प्लस रो GH माइनस रो AH। कुछ गलत कहा मैंने, नहीं सर कुछ भी गलत नहीं कहा आपने। चलिए, तो PB इज इक्वल्स टू PATM प्लस रो G माइनस A इंटू H। कुछ गलत कहा, नहीं सर कुछ भी गलत नहीं कहा। पहले यहाँ रो जी एच हुआ करता था, बाद में यहाँ रो जी प्लस ए आया, अब यहाँ रो जी माइनस ए हो गया। ठीक है ना, तो मुझे बताओ रो जी प्लस ए से तो ये छोटी वैल्यू होगी,
ये जी से भी छोटी वैल्यू होगी, होगी कि नहीं होगी? तो एक्चुअल में क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा जी इफेक्टिव। तो पी बी इज इक्वल्स टू, साइड में लिख दूं कहीं पर, तो यहां पर हमारे पास जो बेस पे आया प्रेशर वो आया पी बी इज इक्वल्स टू पी ए टी एम प्लस रो जी इफेक्टिव इंटू एच। ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ पी बी, दिस इज वैल्यू ऑफ पी बी। ठीक है, चलो वेरी गुड, कुछ भी खतरनाक बात इसमें नहीं थी। अब ये वही बात हो गई कि लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, एलिवेटर वाला केस, नीचे की तरफ जा रही है आपकी भाई लिफ्ट, तो आपको कैसा फील होता है, हल्का फील होता है। ठीक है ना, तो हल्का हल्का क्यों फील होता है, इफेक्टिव जी के कारण, इफेक्टिव जी वाला खेल है यहाँ पर। ठीक है, पक्का 100%? जी सर 100%। क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन सीधे सीधे आपको पूछा जाएगा कि यार ये वेसल है, ऊपर जा रही है, इस एक्सेलरेशन से जा रही है, बताओ बेस पर प्रेशर कितना होगा, बताओ बेस पर एक्सेस प्रेशर कितना होगा। तो एक्सेस प्रेशर पूछेगा तो आप फिर सिर्फ ये बताओगे, आप पीएटीएम को ऐड नहीं करोगे, या आप एब्सोल्यूट प्रेशर बता रहे हो। अगर वो बोलेगा एक्सेस प्रेशर बताओ, गेज प्रेशर बताओ, तो फिर आपको रो जी एच वाली वैल्यू ही लिखनी है ना, रो जी इफेक्टिव एच वाली वैल्यू ही लिखनी है। क्लियर बात है? हाँ सर ये भी एकदम क्लियर है। चलिए इसको भी नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ भी ऐसा खास इसमें नहीं था। चलिए अब काम की बात आती है भाई, जिसको ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या काम की बात है, एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये बोलता है कि आपका जो वाटर सरफेस है ना, आपका जो वाटर सरफेस है उस पर लगने वाले जो नेट फोर्सेस होते हैं, है ना, वो हमेशा क्या होते हैं, वाटर सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, वाटर सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। देखना जरा क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने ये बताया कि अभी तक हम पानी पढ़ रहे थे, पानी कैसा था, पानी ऐसा फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में था, और ठीक है, चलो ठीक है, ऐसी कंडीशन थी। हमने ये बोला था कि यार इस पर अगर कोई फोर्स लग रहा होगा, मान लो अगर इस पर कोई फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, तो वो नेट फोर्स हमेशा इस सरफेस के क्या होगा, इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होने वाला है, चाहे ऊपर पेंडिकुलर हो चाहे नीचे हो। आई मेरी बात समझ में? लेकिन सरफेस के क्या होगा हमेशा लगने वाला, सरफेस पे हमेशा क्या होगा, वही भाई वो परपेंडिकुलर होने वाला है। आई बात समझ में? हाँ सर आई बात समझ में। ठीक है, तो सर एक बात बताइए, एक बात बताइए, आपने जो ये वाले फिगर्स बनाए हैं ये क्या है, समझना मेरी बात को। अगर ऐसा वाटर का सरफेस है, वाटर का सरफेस अगर इस तरीके से हो गया है, तो आप अपने आप दिमाग लगाकर समझ जाना, क्योंकि यहां स्टेटमेंट पढ़ो, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो भी नेट फोर्स फ्लूइड के सरफेस पे लग रहा होगा वो हमेशा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर वाटर का सरफेस ऐसा है, अगर वाटर का सरफेस ऐसा है, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कैसा होगा, कैसा दिखेगा लगने वाला नेट फोर्स? तो आप बोलोगे सर इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, अच्छा, या फिर इस डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इसके बारे में क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर इसमें ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो सकता है सर, लेकिन परपेंडिकुलर होना चाहिए इस सरफेस के। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, ये समझ में आया आपको? बोले हाँ सर समझ में आया। चलिए, तो अब आप सरफेस देखकर बता सकते हो कि उस पर लगने वाले नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है सर, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। ध्यान से सुनना, अब जो पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, देखिए अब हमको पढ़ना है व्हेन फ्लूइड इज एक्सेलरेटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। अच्छा आ जाओ जरा इसको और समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपने अपने फ्लूइड को एक्सेलरेट कराया इस डायरेक्शन में, मान लो फ्लूइड इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ, क्या होगा यार? देखो पेंडुलम वाले केस देखते थे हम, ट्रक में पेंडुलम लटका के रखते थे, ट्रक एकदम से अंदर चलता था, हम देखते थे कि पेंडुलम पीछे आता था, ऐसे पीछे आ जाता था, आता था कि नहीं आता था, और उसी पोजीशन में रहता था। ठीक है ना, हम क्या करते थे, ट्रक के अंदर खड़े होकर ऑब्जर्व करते रहते थे मोशन को। ठीक है सर, वैसे ही कुछ यहां भी होने वाला है, वैसे ही कुछ यहां भी होने वाला है। देखो ट्रक के अंदर क्या होता था, पेंडुलम ऐसा रहता था, ठीक है ना, ऐसा रहता था, टेंशन की डायरेक्शन ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद पेंडुलम कुछ ऐसा हो जाता था, यहां पर आकर रुक जाता था और टेंशन की डायरेक्शन ऐसी हो जाती थी कि नहीं हो जाती थी? ठीक, यहां भी वैसे ही कुछ होगा। पहले मान लो भाई फ्लूइड का लेवल ऐसा कुछ रहा होगा, पहले मान लो फ्लूइड का लेवल ऐसा कुछ रहा होगा, मान लो कुछ भी, ठीक है, या थोड़ा और नीचे से मान लेते हैं, फ्लूइड का लेवल कुछ ऐसा रहा होगा, हमने माना, ठीक है ना। अब जैसे ही आपने इसको एक्सेलरेट किया ए से, तो क्या हुआ भाई, पानी का लेवल ऐसा हो गया। जैसे पहले जब स्टैटिक कंडीशन में था तो उस पर लगने वाला फोर्स कैसा था भाई, ऐसा था, मान लो ऐसा फोर्स था, ठीक, ऐसा लगने वाला था, ऐसा लग सकता था, मतलब है ना, एफ कुछ लग सकता था ऐसे परपेंडिकुलर इस लेवल के। लेकिन अब कैसा हो गया, वाटर का लेवल ऐसा हो गया। तो उसके पीछे रीजन क्या है?
उसके पीछे रीजन ये है कि अब उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। वो कैसी हो गई है, वो अब इस लेवल के परपेंडिकुलर हो गई है, कुछ ऐसी हो गई है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे सर, चलो कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा सब कुछ आपको। होगा क्या, देखिए अगर मैंने आपको एक वेसल दिया है ना, एकदम बेसिक से समझते हैं, ये वेसल है ठीक, इस वेसल में भर दिया पानी, इस वेसल में क्या भर दिया, पानी भर दिया, ठीक है, ये भर दिया पानी, ठीक है। अब देखो ये अभी कैसी कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है, कोई एक्सेलरेशन इसके पास नहीं है। जैसे ही मैं इसको ए एक्सेलरेशन देता हूं, है ना, प्रैक्टिकली मैं देखता हूं कि क्या होता है, समझना। अगर ये एक्सेलरेशन नहीं देता तो उससे पहले इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं भाई, देखो एक सेकंड एक्सेलरेशन दे देता हूं, उसके बाद की कंडीशन देखते हैं, क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्लूइड देख रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन दे देता हूं यार, पहले दे दिया एक्सेलरेशन, ठीक है ना। हमने देखा भाई इसका वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ, mg करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। ये एक्सेलरेटेड वेसल हो गई, है ना, इस पे लगेगा एक सूडो फोर्स ma पीछे की तरफ, क्या लगेगा भाई, पीछे की तरफ एक ma फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अच्छा, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आ जाएगा एक कि नहीं आएगा, हाँ सर, ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, एफ नेट बोलूँ, एफ आर बोलूँ, ठीक। अब भैया क्योंकि ये एफ आर रिजल्टेंट फोर्स आया है, ये नेट फोर्स है, तो आपको नहीं लगता कि भाई पानी के लेवल को इसके परपेंडिकुलर आना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई सर। अरे भैया पानी का लेवल जो ऐसे था, जब आप इसको एक्सेलरेट करोगे तो पानी का लेवल आपने देखा होगा इस तरीके से हो जाता है। कभी आप क्या करना है, कांच के ग्लास में या कांच के जग में पानी लेना और उसको ऐसे झटके से आगे ले जाना, तो देखना पानी का लेवल जो ऐसे था वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। वो क्यों हो रहा है, पानी का लेवल स्टैटिक कंडीशन में ऐसा था, जब एक्सेलरेशन दिया तो पानी का जो लेवल था वो ये हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो नेट फोर्स लग रहा है ना, हमने अभी अभी पढ़ा कि नेट फोर्स क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर होता है वाटर लेवल के। तो आपका वाटर लेवल कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर बात है कि नहीं सर? हाँ सर, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये जब एक्सेलरेशन आ गया तब की बात है, पानी ऐसा कुछ पीछे खिसक जाएगा। किसके कारण? इस नेट फोर्स, इस नेट रिजल्टेंट फोर्स के कारण। अच्छा, अगर इसका उल्टा कर दूं तो, अगर इसका उल्टा कर दूं, चलो दिमाग लगाओ थोड़ा, अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, ये है आपकी वेसल और इसमें भर दिया मैंने पानी, ये है आपकी वेसल और इसमें मैंने भर दिया पानी, ठीक, ये मैंने भर दिया पानी। फिर मैंने बोला कि चलो तुम बेटा पीछे की तरफ एक्सेलरेट हो, तुम वैसे बेटा चलो पीछे की तरफ एक्सेलरेट हो। तो हम जानते हैं भाई इसमें नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा, है ना। अब क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा और इसका नेट फोर्स या नेट रिजल्टेंट फोर्स कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो आप बोल सकते हो, हमने पढ़ा है कि जो वाटर सरफेस होता है उस पर हमेशा नेट फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो वाटर सरफेस को कुछ ऐसा होना पड़ेगा, वाटर सरफेस को कुछ ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ गई, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया है। आई बात समझ में? हाँ सर, आ गई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करूं? हाँ सर क्लियर करिए ना, बिल्कुल करिए। चलिए भाई, तो ये हमने कंसेप्ट पकड़ लिया, आओ चलते हैं अब जरा प्रैक्टिकल की तरफ। हमने बोला व्हेन फ्लूइड इज एक्सेलरेटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब क्या कर रहे हैं भाई, हमारा ये फ्लूइड रखा हुआ था, हमारा ये लिक्विड रखा हुआ था चुपचाप, ठीक है ना। हमने बोला चलो बेटा एक्सेलरेट हो जाओ, क्या हो जाओ, एक्सेलरेट हो जाओ। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो ये लेवल ऐसा ही होने वाला है, ये पक्की बात है। क्यों होने वाला है, अभी मैंने आपको बताया कि इस पर लगेगा एक mg वेट, इसका खुद का वेट, और लगेगा एक सूडो फोर्स ma, ठीक है, ठीक है। इसके कारण आएगा एक रिजल्टेंट फोर्स, एक नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा, और वही नेट रिजल्टेंट फोर्स यहाँ आपको दिखेगा इसके परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? हाँ सर, ठीक। तो ये वाटर लेवल के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। आई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ गई बात। चलो अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं, कुछ प्यार भरी बातें कर लेते हैं। क्या समझना, देखो क्या बात है वो, देखो हमको वेरिएशन ऑफ प्रेशर जानना था, हम अपना मकसद तो भूल ही गए। ये सब तो हमको समझ में आ गया भाई कि नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा वाटर सरफेस जो होगा उसके परपेंडिकुलर होगी। तो उस कारण हमारा वाटर सरफेस क्या होता है नई पोजीशन ले लेता है, नया शेप ले लेता है, नई डायरेक्शन ले लेता है। ऐसे की जगह ऐसा हो जाता है, ठीक है, या ऐसा हो जाता है, जैसे भी एक्सेलरेशन आपने दिया हो उसको। लेकिन अब बात करते हैं प्रेशर डिफरेंस की। आओ चलो प्रेशर डिफरेंस की बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, प्रेशर डिफरेंस जानने के लिए एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने क्या किया भाई, अरे 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 अरे, ये क्या किया मैंने, एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लिया। दिख रहा है आपको, मुझे दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर दिख रहा है, ठीक है ना। ये है आपका 0.2, ये है आपका 0.1, ठीक, ये है आपका 0.1।
मुझे बताओ इस पॉइंट पर कोई प्रेशर लग रहा होगा P2, है ना। अगर मान लो इस सिलेंडर का एरिया A है तो ठीक है ना, तो इस पे प्रेशर लग रहा होगा P2 इस हाइट के कारण, ठीक है। और फोर्स कितना बनाएगा वो P2 इंटू A का, ठीक है ना। एक्सेलरेशन है भाई इसके पास, भूल बन जाना, इसके पास क्या है, एक्सेलरेशन है। यहाँ से क्या लगेगा भाई, यहाँ से प्रेशर लगेगा P1 और वो फोर्स बनाएगा कितना, P1 इंटू A, ठीक है ना, क्योंकि कितना है क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे इमेजिनरी सिलेंडर का A है, ठीक है भाई। चलो ये इमेजिनरी सिलेंडर हमने पानी में ही बनाया है, ठीक है ना, तो इसकी डेंसिटी पानी के बराबर ही है, ध्यान रखना। इसकी लेंथ कितनी है, L, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो। चलो ध्यान देना, मैं अगर आपसे पूछूं भैया मुझे बताओ यहां और यहां जो प्रेशर है उनमें डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे बहुत आसानी से बताया जा सकता है। कैसे, देखिएगा, मैंने बोला कि सर एक चीज आप ध्यान से सुनो, यहां P1A लग रहा है, यहां P2A लग रहा है, और आप यह देखो कि ये एक्सेलरेटेड है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो एक सूडो फोर्स भी आएगा सर। सूडो फोर्स कहां आएगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो MA एक सूडो फोर्स आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। और कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं, ठीक है ना। बहुत छोटा सा हमने सिलेंडर इमेजिनरी लिया है तो हम इसका वेट नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल वेट कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आइए तो देखते हैं भाई, हमने बोला कि अगर हम वेसल के फ्रेम में बैठ जाएं, कहां बैठ जाएं, वेसल के फ्रेम में बैठ जाएं, तो हम देखेंगे भाई कि ये फ्लूइड रेस्ट पर है ना। वेसल के फ्रेम में बैठ जाएंगे तो ये फ्लूइड हमको कैसा दिखेगा, रेस्ट पर दिखेगा, कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है ना, वेसल में ही है। चलिए ओके ओके ओके, तो हमने बोला फ्रॉम वेसल्स फ्रेम, अगर हम वेसल के फ्रेम की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टैटिक कंडीशन में है तो नेट फोर्स 0 होगा। तो आइए देखते हैं, P2A लग रहा है एक तो फोर्स इसमें इस डायरेक्शन में, है ना, और इस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है। चलो तो दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है MA और इसी डायरेक्शन में लग रहा है P1A। आई मेरी बात समझ में, हाँ सर। मास क्या हो सकता है, आपको पता है मास होता है रो इंटू V, यानी कि रो इंटू A इंटू L बोल सकते हैं हम, लेंथ L है, ठीक है, हाँ सर। तो चलो मास की वैल्यू पुट करेंगे, P2 इंटू A इज इक्वल्स टू रो इंटू A इंटू L इंटू A प्लस P1 इंटू A। सही लिखा क्या मैंने, बिल्कुल सही लिखा सर, कुछ भी गलत आपने नहीं लिखा है। तो आप देखो सुनो, एरिया काटो, यहां आपको समझ में आएगा। P2 को इधर ले जाओ, P1 को इधर ले जाओ, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो LA। ये क्या है, P2 माइनस P1 क्या है, प्रेशर डिफरेंस है ना। तो यही तो आपको चाहिए था, वेरिएशन ऑफ प्रेशर ही तो चाहिए था। तो आप देख रहे हो कि भाई P2 माइनस P1 कितना आया है, रो LA आया है। यहां पर अगर मैं आपको P2 माइनस P1 यानी कि 0.1 और 0.2 चेंज करके दे दूं, मतलब मान लो अगर मैं पॉइंट यहां दे दूं आपको 0.1 और 0.2 दे दूं यहां पर, ठीक है ना, और बोलूं कि इसके बीच में 20 सेंटीमीटर की दूरी है, तो आप बताओगे कि इन दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, P1 माइनस P2 कितना होगा। आप बोलोगे सर ये होगा रो इंटू 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, रो L इंटू जिस एक्सेलरेशन से आपने एक्सेलरेट किया होगा, ये आ जाएगा प्रेशर डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में, है ना। सर वहां पे P2 माइनस P1 था, यहां पर P1 माइनस P2 है, ये आपको कैसे पता चला। देखो यार सीधी सी बात है, ये पॉइंट की अगर आप हाइट देखोगे, डेप्थ देखोगे तो ज्यादा है, इस पॉइंट की अगर आप डेप्थ देखोगे वाटर सरफेस से तो कम है। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी वाटर डेप्थ ज्यादा है वहां प्रेशर क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला है, ठीक है ना। नहीं समझ में आई बात, फिर समझाता हूं। देखो अगर आप इस पॉइंट को देखो, पॉइंट 2 को, तो पॉइंट 2 के ऊपर कितने हाइट का, कितने डेप्थ का वाटर है, इतने डेप्थ का वाटर है। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, कुछ गलत नहीं है सर उसमें। अच्छा तो क्या मैं इस हाइट को H बोल दूं, बिल्कुल बोल दो सर, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है हमको। अच्छा अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूं, मुझे बताओ इस पॉइंट के ऊपर क्या प्रेशर होगा। सर इस पॉइंट के ऊपर तो मैं बताऊं कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा सर, क्योंकि इसके अलावा कोई वाटर तो है ही नहीं उस पॉइंट के ऊपर। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आप ये बोलना चाह रहे हो, जरा दूसरे तरीके से समझना इसी चीज को, है ना, इस P2 माइनस P1 को जरा दूसरी तरीके से समझेंगे। आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो P2 पॉइंट है उस पर जो प्रेशर है वो है P एटमॉस्फेयर प्लस रो GH, ये H, हाँ कि ना, हाँ सर। और अगर मैं बोलूं P1 पर प्रेशर बताओ, तो आप बोल रहे हो P1 पे तो प्रेशर सर सिर्फ और सिर्फ PATM है। मैंने कहा हाँ यही तो मैं बोलना चाह रहा हूं। अच्छा तो इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि P2 माइनस P1 अगर मैं करता हूं तो वो कितना आएगा, ये माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, रो GH, हाँ कि ना, हाँ सर। यहां पर जो प्रेशर है इस पॉइंट पर वो इस एक्सेस फ्लूइड के कारण ही तो है, इस लिक्विड के कारण ही तो है, हाँ सर। जो कितनी हाइट का है, H हाइट का है, ठीक है सर। तो इस पर कितना प्रेशर आ रहा है, रो GH, वहां क्या आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा P2 माइनस P1 इज रो GH एंड P2 माइनस P1 इज रो LA।
आई मेरी बात समझ में कि नहीं? हाँ सर, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल इक्वेट कर सकते हैं सर। तो देखो रो जी एच इज इक्वल्स टू रो एल ए, यहाँ देखो आप रो से रो कट गया, तो आप बोल सकते हो एच बाय एल इज इक्वल्स टू ए बाय जी, बोल सकते हो कि नहीं? हाँ सर बोल सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अभी कैसे काम आएगा समझिएगा। देखिए अगर मैं आपको बोलूं, या मैं क्या बोलूं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये जो वाटर का लेवल है ये कितने एंगल पे उठा है, ये एंगल बता दो, ये एंगल बता दो कितना है, ये थीटा बता दो कितना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, ये h हाइट है, ये l लेंथ है, तो tan थीटा जो होता है ना सर, ये तो हमने बचपन से सीखा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और वो h अपॉन l होगा सर। क्या होगा? h अपॉन l होगा। आई बात समझ में? हाँ सर। और h बाय एल किसके बराबर है? a बाय जी के बराबर है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि tan थीटा किसके बराबर होगा? a बाय जी के बराबर होगा। ये एक फाइनल रिलेशन आपके पास आ गया है। इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने कितने एंगल पे आपके वाटर का सरफेस हॉरिजॉन्टल से उठ गया है। ठीक है ना? ओके, ये पता कर सकते हो आप। प्रेशर का डिफरेंस पता कर सकते हो इससे और इससे, ये भी आपको समझ में आ गया है। क्लियर है किसी भी दो पॉइंट के बीच में। ये सूडो फोर्स कैसे आया, ये सब समझ रहे हो ना आप, क्योंकि एक्सेलरेटेड वेसल है, क्या बोलते हैं हम इसको, ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम था, इसलिए सूडो फोर्स यहाँ पर आ रहा है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। देखो अब इसी का एक और पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है भाई? व्हेन फ्लूइड इज एक्सेलरेटेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में हम जाएंगे तो देखो फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना? बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, कोई भी चीज इसमें बदलेगी नहीं। ठीक है, चलिए एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको मैं और आपको दिखा देता हूं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और वो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको आर्टिकल प्रॉब्लम मानता हूं। क्या मानता हूं? आर्टिकल प्रॉब्लम मानता हूं। ये आपके लिए फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा? ये आपके लिए फॉर्मूला बनेगा। इसमें क्या कर रहे हैं हम? फ्लूइड को रिवॉल्व कराएंगे एक कंटेनर में। क्या कराएंगे भाई? फ्लूइड को रिवॉल्व कराएंगे। मेरी बात ध्यान से समझना, क्या करने वाले हैं हम? मान लीजिए ये कंटेनर है, ठीक है ना? मान के लीजिए सर कंटेनर ही तो है। हाँ, इसमें क्या भरा है भाई? इसमें भरा हुआ है फ्लूइड या लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना? पानी भरा है, मान लो पानी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैंने बताई नहीं शायद, ये हमारे रोज़मर्रा की भाषा में हम इसको बोलते हैं, जो हमारा पानी का ये वाला सरफेस होता है ना, जिसके ऊपर एटमॉस्फेयर होता है, इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? फ्री सरफेस, है ना? ध्यान रखिएगा इस बात को, इसको बोला जाता है फ्री सरफेस। ठीक है, फ्री सरफेस, ठीक है ना? चलिए, तो यहां पर आपसे पूछा जाता है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। भैया एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर दी गई है, तो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन बनानी पड़ेगी। मैं बनाता हूं लेकिन दूसरे कलर से, आ जाओ। तो दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना? और एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो रोटेशन भी देना पड़ेगा। लो भैया, ओमेगा से हमने क्या कर दिया? इस वेसल को घुमा दिया। अब यहां अंतर है, अब यहां है क्या? अंतर है। अब यहां पर हम वेसल को इस तरीके से क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जरूरत नहीं थी ये बताने की, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है जस्ट आपके लिए कि आपकी नॉलेज बढ़े। हो सकता है आपको बुक में, अच्छी बुक्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप डरना नहीं। ये वो कंसेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमने कंटेनर को घुमाया, अब क्या होगा? हमने देखा जो, वो मैं ऑब्जर्व जो किया वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा ध्यान से, थोड़ी मोटी लाइन बनाऊंगा इस बार में, है ना? जो वाटर का सरफेस है, वाटर का सरफेस कुछ इस तरीके का हो गया, कुछ ऐसा पैराबोला बन गया, है ना? कुछ ऐसा पैराबोलिक हो गया। मतलब जो पहले वाटर का सरफेस यहां तक था, अब वो वाटर का सरफेस इस टाइप का हो गया, ठीक है? तो उसने बोला, सुनो मेरी बात ध्यान से, मान लीजिए इस पूरे कंटेनर का रेडियस r है ना? ये हमारा सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ये मान लो सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है ना? यहां से ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है, मान लीजिए इसका टोटल रेडियस कैपिटल R है, लेकिन वो बोल रहा है हमको कैपिटल R पे नहीं चाहिए, हमें स्मॉल r डिस्टेंस पे चाहिए। हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक स्मॉल r डिस्टेंस पे बताओ प्रेशर क्या होगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने देखा कि जब हम r डिस्टेंस आगे बढ़ रहे हैं, है ना? ये कौन सी डायरेक्शन? हमारी x डायरेक्शन है, ठीक है ना? जब हम r डिस्टेंस आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जो ये फ्री सरफेस है, ये y डिस्टेंस ऊपर चला जा रहा है। आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ सर देखा, बिल्कुल देखा, ठीक है। तो ये r डिस्टेंस x डायरेक्शन में जब मैं गया तो मेरा वाटर सरफेस ऊपर उड़ गया, फ्री सरफेस ऊपर उड़ गया y में, ठीक है? मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर सारी अपनी कैलकुलेशन कंसंट्रेट करने वाला हूं, ठीक है ना? ओके, अब पहला सवाल आपका ये मुझसे होना चाहिए कि सर ये हमें कैसे पता चला कि वाटर का सरफेस, फ्री सरफेस ऐसा बनेगा? मैंने कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। इसका जवाब मैं जस्ट अभी आपको देने वाला हूं, पूछेगा, सुनिएगा क्या। उससे पहले एक और चीज आपको बता दूं कि अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, इस पॉइंट पर आप प्रेशर बता सकते हो मुझे कितना लग रहा होगा? हाँ सर, इस पॉइंट पे प्रेशर लग रहा होगा P एटमॉस्फेयर, ठीक है ना?
अच्छा, और इस पॉइंट पे कितना लग रहा होगा सर? इस पॉइंट पे लग रहा होगा, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं पॉइंट स्मॉल बी। तो मैं यहां बोल रहा हूं कि प्रेशर बी पे जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा PATM प्लस रो जी वाई, अगर इस लिक्विड की डेंसिटी रो है तो। अच्छा ठीक है सर, बिल्कुल सही, मान गया मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर जो पूछ रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो भैया हमने जब आपको प्रेशर बताया आपने माना हाँ ठीक है, बात एकदम सही कह रहे हो आप, PATM प्लस रो जी वाई, लेकिन ये y तो चेंज हो रहा है ना लगातार, ये y तो चेंज हो रहा है लगातार, है ना, और किसके साथ चेंज हो रहा है? r के साथ चेंज हो रहा है। तो आपसे जो प्रेशर का रिलेशन पूछा गया है वो r के रिस्पेक्ट में पूछा गया है और आप उसको बता रहे हो y के रिस्पेक्ट में। तो मैंने बोला मुझे r का कोई रिलेशन चाहिए पड़ेगा, r का रिलेशन चाहिए y के टर्म्स में, r का रिलेशन चाहिए y के टर्म्स में, y के टर्म्स में। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने बोला कि मैं जैसे जैसे x डिस्टेंस में मूव कर रहा हूं, यानी कि r मूव कर रहा हूं, वैसे वैसे y ऊपर उठ रहा हूं, मतलब x और y कोऑर्डिनेट चेंज होते जा रहे हैं लगातार, x और y कोऑर्डिनेट क्या होते जा रहे हैं? चेंज होते जा रहे हैं। मतलब मुझे ना इस सरफेस की इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए मुझे? मैंने बोला भाई क्या चाहिए, दिमाग में आइडिया आया, क्वेश्चन मार्क आया कि क्या चाहिए मुझे, तो उसका आंसर है इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस चाहिए मुझे, इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस चाहिए। उससे मुझे y का रिलेशन r के साथ मिलेगा और फिर मैं उसको उठाकर यहां पुट कर दूंगा तो मुझे प्रेशर का रिलेशन r के साथ मिल जाएगा। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर समझ में आया, ठीक है ना। ये कैसी प्रोफाइल बन रही है? ये पैराबोलिक प्रोफाइल बन रही है, आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मेहनत करेंगे अब इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस निकालने में, आ जाओ देखते हैं। तो मैंने वो पॉइंट उठाया जिस पर मैं प्रेशर देख रहा था, है ना। मैंने बोला, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि ये जो फ्री सरफेस बना है सर ये इसी शेप का क्यों बना है, तो मैं अब उसका जवाब देने जाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इस पर एक तो इसका वेट लग रहा होगा mg, अगर इसका मास है, यहां पे हमने एक मास ले लिया स्मॉल m, तो उसका वेट लगेगा नीचे की तरफ। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं सर। अच्छा, साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, उसको ओमेगा से घुमा रहे हो, तो आपका पानी जो है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है। कैसे कैसे घूम रहा है? ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो उस पर क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया होगा? बिल्कुल आया होगा सर। अगर ओमेगा से घूम रहा है तो सर उसमें बाहर की तरफ mr ओमेगा स्क्वायर का एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया होगा। मैंने बोला अच्छा, तो फिर आपके तो सवाल का जवाब आपको तुरंत मिल गया कि इन दोनों का एक रिजल्टेंट बनेगा जो होगा Fr, और वो क्या है? और वो क्या है? वो इस फ्री सरफेस पे परपेंडिकुलर है। इस फ्री सरफेस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। कैसे देखा? यहां से हमने एक टेंजेंट बनाया, ये लो, यहां से हमने एक टेंजेंट बना दिया, ठीक है। तो भैया ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। ये Fr इस इक्वेशन इस फ्री सरफेस के क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। अब आप समझ गए कि क्यों फ्री सरफेस ऐसी बनी है? हाँ सर समझ गए। हर पॉइंट पर आपका जो Fr होगा वो इस सरफेस पे क्या होगा? ऐसे परपेंडिकुलर होने वाला है, ठीक है सर। अब देखो, अगर मैंने मान लिया कि ये एंगल थीटा है, क्या है यार? ये एंगल थीटा है। चलिए ध्यान से सुनिएगा तो ये एंगल कितना है पूरा? ये पूरा एंगल कितना है सर? ये तो 90 है। तो फिर ये एंगल कितना है सर? ये एंगल 90 माइनस थीटा है। मैंने बोला अच्छा, तो फिर ये एंगल कितना है? तो आपने बोला सर ये एंगल थीटा होगा सर, क्योंकि ये पूरा 90 है, 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा होगा। मैंने बोला अच्छा ओके, समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आई। तो देखो मैंने बोला कि ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है एक्चुअल में जो टेंजेंट है इसका टेन थीटा मुझे क्या देता है? स्लोप देता है। ये बात मुझे चाहिए, ये बात मुझे पता है। मुझे चाहिए क्या है? मुझे इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस चाहिए। मैं क्या करूंगा? स्लोप निकाल के उसको ले जाऊंगा इक्वेशन बनाने की तरफ, ठीक है ना। तो मेरी नजर गई टेंजेंट पे, मैंने बोला भाई टेंजेंट टेन थीटा निकालूंगा, स्लोप निकलेगा, और स्लोप मैं जानता हूं क्या होता है भाई? dy बाई dx। तो मतलब मेरे पास y का x के साथ रिलेशन आने लग जाएगा। और x क्या है यहाँ पर? x क्या है? x डायरेक्शन r के बराबर है, तो हम x की जगह क्या लिख देते हैं भाई? r लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज में, ठीक है सर। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप इज इक्वल्स टू dy बाय dr। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सर। आओ आगे की बात करते हैं। देखिए मैं अगर आपको टेन थीटा निकालने को बोल दूं, तो देखिएगा कैसे निकाल सकते हो आप टेन थीटा। अगर ये थीटा है, हम इधर से तो निकाल नहीं सकते, ये अगर थीटा है तो देखो आप mr ओमेगा स्क्वायर को इधर ले आओ, ठीक है ना। ये आपका mr ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। देखो ध्यान से क्या बनाना चाह रहा हूं मैं, ये है आपका mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। ये है आपका थीटा,
ये है आपका mg और ये है आपका fr। तो मैं बोल रहा हूँ tan थीटा निकालना है तो mr ओमेगा स्क्वायर इधर लेकर आ जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन बेस mg। क्या क्या कटा, m से m कट गया। अब ये tan थीटा किसके बराबर था, dy बाई dr के बराबर था कि नहीं था। ये देखो y और r का रिलेशन आने लग गया, y और r के बीच में रिलेशन आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा, बिल्कुल आने लगेगा। क्या करेंगे भैया, इस r को इधर ले जाएंगे, dr को इधर ले जाएंगे, इंटीग्रेट मार देंगे। मार दूं कि नहीं मारो, बिल्कुल मारो सर, बिल्कुल इंटीग्रेट मारो। चलो इसको नेक्स्ट पेज में करता हूं सॉल्व, है ना, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करें। आओ फटाफट फटाफट, सटासट सटासट, खटाखट खटाखट। अरे हाँ, तो मैंने आपसे बोला कि tan थीटा जो है भैया, tan थीटा ही dy बाई डी आर है, गंगाधर ही क्या है भाई, शक्तिमान है। इसका मतलब क्या हुआ, यह है mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg, इसके बराबर है mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg के बराबर, जिसमें मैंने m को काटा तो ये रिलेशन आया, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ सुनो, dy को इधर ही रहने दो, r ओमेगा स्क्वायर के बाजू में ले जाओ dr को, नीचे g को रहने दो, इसको इंटीग्रेट मारो। क्या मारो भाई, इसको इंटीग्रेट मारो। अच्छा इंटीग्रेट मार देंगे भाई। चलो तो ये हो गया भैया, इंटीग्रेट होगा तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, भाई कांस्टेंट है, बाहर g निकाला, r dr का इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल R तक, ठीक है ना। या हम 0 से लेके स्मॉल r तक ही कर दें क्या, जो बोलो आप, आपकी जो मर्जी। हमको r डिस्टेंस पे चाहिए तो हम 0 से लेके r तक कर देते हैं। तो y इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2, है ना। तो 2 बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा r स्क्वायर, इसका 0 से लेके r तक। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर बाई 2g, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g। ये आ गई y का r के साथ रिलेशन। पैराबोलिक इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, पैराबोलिक इक्वेशन आ गई। हाँ सर, तो यहीं से हम बोलते हैं कि फ्री सरफेस कैसा बनता है भाई, वाटर का पैराबोलिक बनता है, ठीक। अब भैया हमने बोला कि बी पॉइंट पर प्रेशर कितना है, तो बी पॉइंट पर प्रेशर है P ATM प्लस रो जी वाई, और y की वैल्यू हमारे पास है। तो आओ पुट कर देते हैं y की वैल्यू। तो हम बोलेंगे PB इज इक्वल्स टू P ATM प्लस रो जी, और y की वैल्यू कितनी है, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g, g से g कट गया। तो PV इज इक्वल्स टू P ATM प्लस रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2, दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट B, जिसका r के साथ वेरिएशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब r वेरी करा दो, जहां से जहां आपको कराना है आपको वैल्यू मिलती जाएगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और बहुत ही सरल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। फिर से रिपीट करता हूं, एक बार आपको समझाता हूं। हमको बोला गया भाई प्रेशर का वेरिएशन r के साथ बता दो क्या है, तो हमने कोई एक रैंडम पॉइंट r डिस्टेंस दूर चुना, वो था पॉइंट B। मैंने बोला पॉइंट B पर प्रेशर कितना होगा, आपने बोला सर पॉइंट B पर प्रेशर होगा P ATM प्लस रो जी वाई, वर्टिकल डेप्थ कितनी है इसकी, y है, तो हमने लिख दिया उसको। लेकिन हमसे जो प्रेशर पूछा था उसका वेरिएशन r के साथ हमको चाहिए था, तो मुझे r और y के बीच में कोई रिलेशन चाहिए। मैंने बोला जैसे जैसे r मैं बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे y बढ़ता जा रहा है, मतलब x कोऑर्डिनेट जैसे चेंज कर रहा हूं y कोऑर्डिनेट वैसे चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ x और y की कोई इक्वेशन बन सकती है, ठीक है। तो मैंने क्या मेहनत की, इक्वेशन ऑफ सरफेस, इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस निकालने की मेहनत की, ठीक है ना, ठीक है सर। तो मैंने यहाँ पे फ्री सरफेस बनाया वाटर का। ऐसा क्यों बना, तो मैंने सोचा कि भाई इस मास पर इसका वेट लग रहा होगा नीचे और इस पर लग रहा होगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, ठीक। तो मैंने बोला लो भैया इसका रिजल्टेंट आ गया ये, और ये क्या हुआ, इस सरफेस के परपेंडिकुलर था। कैसे पता किया, टेंजेंट डाल के पता किया। फिर मैंने एंगल देखा, एंगल मुझे ये थीटा मिला, ये 90 माइनस थीटा मिला, ये थीटा मिल गया, ठीक है। अब मैंने बोला सुनो टेंजेंट डाल ही दिया है तो स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेंगे तो उससे इक्वेशन निकाल लेंगे। तो मैंने स्लोप निकाली dy बाई डी आर। मैंने बोला tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, मैंने बोला हाँ निकाल सकते हैं। यहां से मैंने tan थीटा की वैल्यू निकाली, हमारा ओमेगा स्क्वायर बाय mg, मारा m मास से मास को मार दिया, हमारे पास स्लोप आ गया, इंटीग्रेट किया, हमारे पास रिलेशन आ गया। आपके सामने देखो झकास एकदम क्लियर है, हाँ सर एकदम क्लियर है। चलिए तो इसको फटाक से नोट डाउन कर लिया, फिर हमको एक क्वेश्चन करना है, उस क्वेश्चन को करके हम इस लेक्चर को करेंगे एंड। चलो भाई आगे बढ़े, करूं क्लियर, चलिए क्लियर करता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं।
हाँ भाई, ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक ही क्वेश्चन है, देखेंगे इसको कैसे करना है। अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड 2 मीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। एक क्यूबिकल कंटेनर है भाई, ठीक है, साइड कितनी है उसकी, साइड है 2 मीटर की, तो भाई हर जगह 2 मीटर होगा, है ना, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, और क्या, और पीछे इसकी डेप्थ भी कितनी होगी, 2 मीटर, है ना, चलो डेप्थ भी कितनी होगी इसकी, 2 मीटर। इसको कंप्लीटली किससे भर दिया गया है, कंप्लीटली फिल कर दिया है, किससे भाई, वाटर से, ऐसे, ठीक है, हाँ सर ठीक है, और बताओ, और सब बढ़िया, आप बताओ। तो कंप्लीटली फिल कर दिया है इसको, किससे, वाटर से, ओके। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर सो दैट हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर कम आउट ऑफ द कंटेनर। अच्छा, इसको एक्सेलरेशन दे दिया भाई हमने, क्या दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, ए एकदम बहुत भयानक एक्सेलरेशन, इतना भयानक एक्सेलरेशन दे दिया कि इसके अंदर का जो वाटर था वो आधा बाहर गिर गया, ठीक है ना, इसके अंदर का जो वाटर था वो क्या कर गया भाई, आधा बाहर गिर गया। देखो ये पीछे इसकी ऐसे रहेगी, ठीक है ना, डेप्थ रहेगा इसमें, ठीक है सर, आधा बाहर गिर गया। सर मुझे दिख रहा है, देखो अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि अगर पानी यहां भरा हुआ था इतना टोटल पूरा, ये क्यूब है ना, इसका फेस स्क्वायर जैसा है, बिल्कुल होगा। तो अगर सर आधा वॉल्यूम बाहर गिर गया तो मुझे ऐसा लगता है, अच्छा पहले ये बताओ एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में होगा तो ये जो वाटर का फ्री सरफेस है ये कैसा शेप बनाएगा, ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा, हमने लास्ट लेक्चर में, हमने इसी लेक्चर में देखा है, ठीक है। चलो तो हमको पता है कि इसे इस तरीके का फ्री सरफेस बनना होगा, ऐसे टिल्ट हो जाएगा। क्यों टिल्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे लगेगा इसका मास, ठीक है ना, आगे की तरफ एक्सेलरेशन है, आगे की तरफ एक्सेलरेशन दिया तो पीछे की तरफ लग जाएगा सूडो फोर्स ma का, ठीक है ना, इसका नेट आएगा इधर, नेट फोर्स आ जाएगा इधर, तो जो वाटर सरफेस है उसको कुछ इस तरीके का हो जाना चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं। अब क्योंकि आधा वॉल्यूम बाहर चला गया है तो भैया आधा वॉल्यूम बाहर चला गया तो एग्जैक्टली इस तरीके का वाटर सरफेस हो जाना चाहिए, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है, ओके। तो अब आधा वॉल्यूम बाहर चला गया, आधा बचा, यहां पानी आपका बचा हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये साइड कितनी है भाई, ये साइड है 2 मीटर, ये साइड कितनी है, ये साइड भी है 2 मीटर, और डेप्थ कितनी है, डेप्थ भी है सर क्या, 2 मीटर। क्या पूछा गया है, उसने पूछा कि बताओ एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर सो दैट द हाफ ऑफ द वॉल्यूम केम आउट ऑफ वाटर। देखो अगर हम देखें तो ये थीटा एंगल है ना, जो वाटर की फ्री सरफेस टिल्ट हुई है या मैं बोलूं एंगल बना रही है, वो बना रही है थीटा का एंगल। आप एक फॉर्मूला जानते हो, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू h/l या मैं बोलूं a/g, है ना, है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्या tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, हाँ सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से 2 मीटर बाय 2 मीटर, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू a/g, ठीक है ना, 2 से 2 कट गया तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, g के बराबर आ गई, जो कि 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मानते हो कि नहीं मानते, सर बिल्कुल मानते हैं। तो इसका मतलब यह है इस कंटेनर को आपने a इज इक्वल्स टू g एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दिया होगा, जिससे आधा वॉल्यूम क्या कर गया, इस कंटेनर के बाहर गिर गया, छलक गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे इजी क्वेश्चंस आप देख सकोगे, ठीक है ना। चलिए भाई इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस लेक्चर को करते हैं खत्म, ठीक है, लिख लिया, हाँ। चलिए भैया हमेशा की तरह जो बात मैं आपसे करता हूं आज फिर करूंगा कि जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए भी और जो लोग जानते हैं उनके लिए भी, कि magnetbrains.com हमारी वेबसाइट भी है जहां पर आप जाके हमारे पूरे लेक्चर्स देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर आप जाएंगे, लिखेंगे हाँ magnetbrains.com, हमारी वेबसाइट खुलेगी और देखिए क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ अवेलेबल हैं। आपको जिस भी क्लास का देखना है, जैसे मान लीजिए आपको क्लास 11th का देखना है तो आप क्लास 11th पे क्लिक करेंगे। क्लास 11th पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए इस क्लास के जितने भी फैकल्टीज हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, सारे वीडियोस आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। जैसे मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो ये कोने में मैं बैठा हूँ, है ना। अगर आपको मेरे लेक्चर्स देखने हैं तो आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लास 11 फिजिक्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए प्रॉपर फॉर्म में अरेंज्ड आपको आपके लेक्चर्स मिल जाएंगे। क्लियर बात है। कोई भी लेक्चर अगर आपको देखना हो आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे और वॉच नाउ पे क्लिक करने के बाद ऐसा एक लेक्चर आपके सामने आ जाएगा जो बेहतरीन तरीके से आपको समझाएगा हर चीज़। देखिए मैं ही हूँ, है ना, देखिए मैं ही हूँ कि नहीं हूँ, हाँ। चलिए तो आप ऐसा कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, साथ ही साथ एक क्या बोलना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है ना। हम बस इतना चाहते हैं कि आपको अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी दोस्त हैं आपके जो भी ग्रुप्स हैं उनको उन तक ये वीडियोस पहुंचाइए, उनको शेयर कीजिए। बस इसी से हमें आपका सपोर्ट समझ में आएगा, आपका प्यार मिलेगा और हम और मेहनत करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।